अब कौन कितना दमदार है, कौन किस पर भारी होगा, ये समझने के लिए आपको आंकड़ों पर जाना होगा। दोस्तों, बीजेपी के साथ जितने घटक दल हैं, बीजेपी निर्विरोध रूप से उनका नेतृत्व करती है, जबकि अभी बिना दूल्हे की बारात है। बीजेपी के अलावा जितने घटक दल बीजेपी के साथ हैं, अब उन सब के लोकसभा सदस्यों की संख्या मिलाकर 29 है, जबकि बीजेपी के अकेले 303 है। अब दूसरी तरफ देखते हैं तो विपक्ष टोकरे में कांग्रेसी सांसद 49, डीएमके 23, ममता के 22, जदयू के 16 और कांग्रेस छोड़कर बाकी दलों से मिलाकर 25 हैं। यानी कि यहाँ दुल्हा बनने के लिए एलिजिबल है सारे के सारे। तो आंकड़े यही बताते हैं कि ये विपक्ष वाला गठबंधन अपना नेता चुनने के लिए किस स्तर पर उठापटक से गुजरेगी। अब आप पूछेंगे कि क्या देश की सारी पार्टियां दो हिस्सों में बंट गए? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल नहीं। ओडिशा की बीजू जनता दल, आंध्र की वाईएसआर कांग्रेस, कर्नाटक की जनता दल सेक्युलर या यूपी की बसपा, पंजाब की अकाली दल, तेलंगाना की तेलुगु देशम पार्टी और बीआरएस जैसी पार्टियों ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ये वो पार्टियां हैं जो ना तो विपक्ष की महाजुटान का हिस्सा बनी है और ना ही बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के साथ आए हैं। हालांकि दोस्तों, बीआरएस को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां नए संसद भवन के उद्घाटन के मुद्दे पर बीजेपी को समर्थन भी दे चुकी है। इन दलों के पास लोकसभा में करीब 50 सांसद है। विपक्ष के लिए नाम के पैतरे से जो एक बात पानी की तरह साफ हो गई है, वो ये कि अब विपक्ष कम से कम यूपीए के किए गए पापों के फल की टोकरी अपने माथे नहीं सजाना चाहता। यूपीए ने 2004 से 14 तक शासन किया, वहीं 2024 में एनडीए को भी सत्ता में 10 वर्ष हो जाएंगे। ऐसे में लोगों के लिए दोनों के बीच तुलना करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा भाजपा इस तुलना के खेल में यूपीए को आसानी से मात दे पाएगी, क्योंकि भाजपा के पास तुलनात्मक रूप से दिखाने के लिए काफी मसाला है। लिहाजा चुनाव के दौरान तुलना के मनोवैज्ञानिक खेल से बचने के लिए भी विपक्ष ने एक नया नाम चुना है दोस्तों, ताकि भाजपा को कहने के लिए कुछ भी ना मिले। कांग्रेस को एकता का चेहरा बनाकर पेश किया जाना विपक्षी दलों का खास पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि जहां भी और जब भी कांग्रेस को आगे रखकर चुनाव लड़ा गया, वहां विपक्षी एकता को भाजपा ने तहस नहस कर दिया। लिहाजा यह सबसे बड़ी वजह है कि विपक्षी दल कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के बजाय एक नया गठबंधन के साथ गए। वैसे विपक्षी एकता की मिसाल यही है कि नीतीश कुमार के संयोजक बनाने की घोषणा भी नहीं हुई है और बेंगलुरु में उनके खिलाफ पोस्टर भी चिपके मिले। नीतीश कुमार के नाम के साथ बेंगलोर में अनस्टेबल पीएम कैंडिडेट के पोस्टर लगे और अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यह काम कांग्रेस ने करवाया। कांग्रेस भारत की राजनीति में खुद को मठाधीश समझती है अभी भी। खैर, महागठबंधन ने जो भी दल जा रहे हैं उसमें कांग्रेस की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। इनका दरअसल पूरा चाल चरित्र एक्सपोज हो चुका है, इनके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए अब यह इस महान देश का नाम की आड़ में छिपना चाह रहे हैं। हाँ, इतना तय है कि जो भी व्यक्ति पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगा, कांग्रेस उसका यही हाल करेगी। अब यह सोचना तो नीतीश कुमार को है कि वह अपनी और बिहार की कितनी और बेइज्जती करवाना चाहते थे। खैर, हमारे चुप रहने की बात नहीं है। भारत को पता है कि यह ठगबंधन है। नाम तो आप कुछ भी रख ले, पूरे भारत के लोग तो इनको ठगबंधन के तौर पर ही याद करता है। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की बैठक और दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग यानी एनडीए के 38 घटक दलों की बैठक से यदि कुछ स्पष्ट है तो यही कि दोनों पक्षों ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। यह समय ही बताएगा कि दोनों पक्षों के साथ जो दल खड़े हुए वो लोकसभा चुनाव तक जहां है वहीं बने हुए हैं। वे लोकसभा, क्योंकि अपने देश में अंतिम समय तक पाला बदलने का खेल चलता रहता है। तो भैया, कल का दिन भारतीय राजनीति के लिहाज से बेहद गर्म रहा। एक तरफ मोदी जी दिल्ली के अशोका होटल में अभी अपने 38 घटक दलों के साथ 24 के रण की तैयारी में रणभेरी बजा रहे थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष नए बैनर के साथ 26 दलों को मिलाकर बनाई इंडिया नामक गठबंधन दुदुम्बी बजा रही थी। एक तरफ मोदी जी एनडीए को नए तरीके से परिभाषित कर न्यू डेवलप एस्पिरेशन यानी कि विकास की नई उम्मीद बताकर अपना पीठ थपथपा रहे थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने अपने गठबंधन मुश्किल हो जाता है कभी कभी का नाम है इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव
अलायंस रख दिया गया। उनकी माने तो अब टक्कर एनडीए और इंडिया की होगी। अब अगर सबसे मजेदार बात हमसे पूछेगा तो भैया हमें एक आदमी पर बहुत तरस आ रहा है, और वो आदमी है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित सर। आज के दिन मुझे संदीप दीक्षित भाई से अधिक बेबस लाचार इंसान कहीं नजर नहीं आ रहा। जिस शख्स ने उनकी ईमानदारी व स्वर्गीय पूजनीय माता जी शीला दीक्षित पर अंट संट आरोप लगाए, उसने कुर्सी छीनी, उसी केजरीवाल को आज उनकी पार्टी गले लगा रही है। राहुल जी जो संदीप दीक्षित के घर में किराएदार हैं, अब वो पता नहीं कैसे संदीप की सवालिया निगाहों का सामना करेंगे। खैर राहुल जी का क्या कहना, उन पर वो उनकी पूज्य माताश्री पर भी उस इकलौते ईमानदार पार्टी ने 50 अनर्गल आरोप लगाए हैं। पता नहीं कैसे लोग इतना दोगलापन कर जाते हैं, और आते कहाँ से ऐसे लोग, और क्यों लोग बर्दाश्त करते हैं। किसी ने सही कहा है, राजनीति इंसान को इंसल्ट प्रूफ बना देती है, बेइज्जती प्रूफ बना देती है। दूसरों को क्या कहूँ, खुद अपने भी बड़े वाले इंसल्ट प्रूफ थेथर बन चुके हैं हम तो। अब ये ईमानदार आदमी लगता है कि टीम इंडिया का कैप्टन बनने के फिराक में है। कितना मजा आएगा गठबंधन में जब कांग्रेसी कार्यकर्ता इस आपीए के घर घर वोट मांगने जाएंगे, और इससे गठबंधन के चक्कर में कई समर्पित कांग्रेस नेताओं के टिकट करेंगे। खैर अब क्या कर सकते हैं कांग्रेसी मित्रों, अब झेलो मास्टर स्ट्रोक अपने मालिकों के। जय हिंद, वंदे मातरम।